ठीक है, तो यही एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क। तो कुछ खास चीज नहीं है बेसिकली। अगर आपको वर्क डन बाय फोर्स पता है तो आपको वर्क डन भी टॉर्क भी पता होता है, ठीक है ना। जैसे हम वर्क डन बाय फोर्स को डिफाइन करते हैं, अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स की बात करूं तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं एज एफ डॉट एस, अगर आपका फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो तो, ठीक है। सिमिलरली हम वर्क डन बाय टॉर्क को डिफाइन कर देते हैं एज टाउ डॉट डेल्टा थीटा, जहां डेल्टा थीटा हो जाता है आपका क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये चीज होती है अगर आपका टॉर्क जो है वो कांस्टेंट हो तो, है कि नहीं। साथ ही साथ अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो वर्क को आप डिफाइन करते थे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन फॉर फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है ना। सिमिलरली आप वर्क डन बाय टॉर्क, अगर टॉर्क वेरिएबल हो जाए तो टाउ डॉट डी थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, इसे यूज कर लेते हो अगर आपका टॉर्क जो है वो वेरिएबल हो जाता है तो, ठीक है। साथ ही साथ अगर पावर बोली जाए, पावर, तो हमें पता है कि भाई फोर्स के लिए तो हम पावर कैसे बताते हैं। फोर्स के लिए आप पावर बता देते हो सिंपली रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम चीज यहाँ पे आती है, वहां पे फॉर्मूला एफ डॉट वी भी आ जाता था इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, यहाँ पे भी सेम चीज आ जाती है। पावर को आप बोल देते हो रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि एफ, सॉरी टॉर्क, यानी कि टाउ टाउ डॉट ओमेगा, ठीक है। ऐसा जिसके ऊपर कभी मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, एचसीवी में भी आपको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है आपको पता भी होगा इसी तरह से किया जाएगा, पर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टॉपलिंग, ठीक है। इसे देख लेते हैं। अब टॉपलिंग किसे बोला जाता है, तो टॉपलिंग एक फिनोमेना है बेसिकली। अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, जो कि एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं फोर्स नीचे लगाता हूं, जैसे आप एक वाटर बॉटल के साथ ये करके देख सकते हो, अगर एक वाटर बॉटल है जिसमें आधा पानी भर लेना, सबसे बेस के पास अगर आप फोर्स लगाओगे तो टेंडेंसी होती है कि बॉटल स्लाइड करने लग जाती है। लेकिन वही फोर्स अगर आप बॉटल के टॉप की तरफ लगाते हो तो टेंडेंसी होती है कि वो बॉटल घूमने लग जाएगी और स्लाइड नहीं करेगी। समझ आ रही है बात। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, टॉपलिंग कह देते हैं। बेसिकली द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी about any one point on it, about any one point on it is called toppling, लुढ़क जाना, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, टॉपलिंग कहते हैं। तो अब ये चीज होती कैसे होगी इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि हाँ मेरे पास यही क्यूब है, ठीक है, या क्यूब या एक ब्लॉक कुछ भी कह दो हमारे पास है, और सरफेस जो है वो रफ है, ठीक है।
और मैं एक फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे F, जो कि बेस से किसी हाइट h पर लग रहा है। ठीक है, बेस की ये डायमेंशन में ले लेता हूं, L को L है कुछ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस पॉइंट के अबाउट इस ब्लॉक के टॉपल होने की टेंडेंसी होगी? एग्जैक्टली इस पॉइंट के अबाउट अगर ये लुढ़कना शुरू करेगा तो सबसे पहले किस पॉइंट के अबाउट लुढ़क सकता है? इसी के अबाउट लुढ़क सकता है। ठीक है ना, ये वाला जो लेफ्ट वाला एंड है वो बॉटम से उठना स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये राइट मोस्ट एंड वाले पॉइंट के अबाउट पूरी चीज घूमना शुरू कर सकती है कि नहीं? तो हमें यही पता करना है कि क्या कंडीशन होगी ताकि ये टॉपल होने लग जाए। अच्छा, मैं ये मान लेता हूं कि द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक जो है आपका वो स्लाइड नहीं करता है। तो अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा तो इस समय इसके ऊपर सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा कुछ पीछे की तरफ जो इसे रोक के रखे हुए है। और एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? और एक फोर्स लग रहा होगा mg। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट होना है तो मैं ये कह सकता हूं कि जस्ट टॉर्क इसके ऊपर क्या हुआ होगा? जीरो। यानी इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो O के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो कभी आएगा नहीं। आएगा क्या? क्योंकि वो तो उसे ही पास होगा, हमेशा ग्राउंड से लगेगा। लेकिन इस फोर्स F का टॉर्क जरूर आएगा। कितना आ जाएगा? मैं कह सकता हूं F इंटू एच, और डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो वो आएगी इंटू द प्लेन, प्लस एक टॉर्क mg का आएगा, mg इंटू एल बाई टू, और एक डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। और किसी फोर्स का टॉर्क तो यहाँ पे आ नहीं रहा होगा। आएगा क्या? क्या नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा? बोलो भाई, अरे बोलो हाँ या ना, नॉर्मल का टॉर्क आएगा या नहीं? तो यही समझने के लिए हम देख लेते हैं ध्यान से। ऐसा इमेजिन करो कि जब आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझ आ रहा है, और जैसे ये ग्राउंड पे रखी हुई है, मैं यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रोटेट हो रही है, इफ इट डज नॉट रोटेट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो? अरे बोलो भाई, ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने इस तरह से रखी थी और मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू भी कर दिया, पर ये ऑब्जेक्ट घूमती नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, आपने फोर्स एक एफ तो बना ही लिया है। एक आपको पता है कि अर्थ हमेशा नीचे पुल कर रही होती है mg से, और नॉर्मल कैसे लग रहा होता है? नॉर्मल भी कुछ ऐसे ही लग रहा होता है। तो अगर इस सिचुएशन में मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लूं जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, और मैं लिखूं टॉर्क अबाउट c, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि भाई mg का टॉर्क तो आएगा नहीं। अबाउट c में ये कह सकता हूं कि mg का टॉर्क तो आएगा नहीं, नॉर्मल का टॉर्क तो आएगा नहीं, पर फ्रिक्स ये जो फोर्स मैंने लगाया है F, इसका टॉर्क जरूर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? सरफेस भी मैंने स्मूथ मान लिया, चलो स्मूथ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो C के अबाउट इस फोर्स का F का टॉर्क तो आने वाला है। तो अगर टॉर्क आएगा तो इसे रोटेट हो जाना चाहिए, भले ही कितना भी छोटा फोर्स आपने लगाया हो। कह सकता हूं कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं नो मैटर हाउ स्मॉल is the value of f, object must rotate, क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी ऑब्जर्वेशन सही है? क्योंकि मैंने पॉइंट अगर C ले लिया तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो आया नहीं, और फ्रिक्शन तो था नहीं। तो ये जो F मैंने लगाया है, मुझे दिख रहा है कि ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो इसका टॉर्क जरूर आना चाहिए।
और टॉर्क नॉन जीरो है तो ऑब्जेक्ट को घूम जाना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आप करके देख लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको जस्ट टच करो आप, तो आप कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा ही रहे हो जैसे आपने टच किया, तो क्या वो लुढ़कना स्टार्ट कर जाती है? नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? हमें ये पता है कि द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज तो क्या हो गई, नॉट ट्रू। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी ये तो सही बची नहीं। इन रियल लाइफ हमने देखा है, इन रियल लाइफ there is a minimum value of force, there is a minimum value of force at which the object will start rotating, object will start rotating। एक मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर ही ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, उससे कम फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट आपकी लुढ़केगी नहीं। इसका मतलब टॉर्क जीरो होता है बहुत छोटी वैल्यू पर ऐसा हो कैसे पाता है? ऐसा हो कैसे पाता है? तो इसे एक्सप्लेन किया जाता है कि the normal reaction shifts itself to balance the torque, to balance the torque of external forces, external forces। यानी कि जब आपने कुछ नहीं किया और एक ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा है, मान लो एक ब्लॉक है मेरे पास जिसे मैंने सिंपली ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर एक तो लगता है भाई mg और एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जैक्टली सेंटर पर ही लग रहा होता है कि नहीं? तो इस समय नेट टॉर्क जीरो है, आप चाहे कोई भी पॉइंट चूज करके देख लो। लेकिन अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो, मान लो कि मैंने यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया, भाई mg की तो कंडीशन है कि उसे सेंटर ऑफ मास पर ही लगना है कि नहीं? पर नॉर्मल पे तो सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है कि उसे कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है, तो वो तो ऐसे भी लग सकता है। तो नॉर्मल एकदम सिमेट्रिकली ना लग के खुद को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, और वो इस तरह से शिफ्ट करता है कि ये दूरी अगर आपकी h है, ये इसने खुद को शिफ्ट किया है डिस्टेंस x से, तो वो खुद को इस तरह से शिफ्ट करेगा कि वो उस एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को बैलेंस कर सके। अब अगर आप टॉर्क अबाउट सेंटर लिखो तो वो आ जाएगा आपका, ये डिस्टेंस जो भी है सेंटर से उसकी x है मान लो, नहीं x ही मत मानो, ठीक है ना, साइड लेंथ को l मान लेता हूं अगर मैं, तो ये डिस्टेंस जैसे l/2 है, तो आप कह सकते हो f का टॉर्क आएगा f इंटू l/2 और डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। तो नॉर्मल ने खुद को राइट साइड पे शिफ्ट किया है ताकि उसका टॉर्क आए आउट ऑफ द प्लेन और ये टॉर्क हो सके जीरो। बात समझ आई? तो नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है। इन दिस केस, इस केस के अंदर हमें पता है द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज फिक्स्ड। किसी भी एक क्वेश्चन में नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स होगी, बट इट चेंजेस इट्स डिस्टेंस, it changes its distance from center of mass to increase torque, to increase torque। अगर ये राम कथा आपको समझ आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है ना? आप इतना ध्यान रख सकते हो कि जैसे ही हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, when we apply external force, when we apply external force, the normal reaction, the normal reaction shifts and does not pass the center of mass, does not pass
the center of mass to keep the object at rest. Keep the object at rest, या आप कह सकते हो to avoid toppling. To avoid toppling. समझ आई बात? एक एग्जांपल देखो डेटा के साथ तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक था, या मैं कह देता हूं ये क्यूब है ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर, ठीक है ना, और इसका मास हमें दिया गया है, मान लेते हैं 10 kg, ठीक है। और यहां से मान लो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है F, जो कि है 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच नॉर्मल रिएक्शन विल शिफ्ट। नॉर्मल रिएक्शन विल शिफ्ट, खुद को कितने डिस्टेंस से वो शिफ्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो देखो इसे करने का तरीका क्या होता है, आपको हमेशा ये मानना है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इन दी क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करता इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके ऊपर, है कि नहीं। तो ये आपने फोर्स लगा दिया भाई 10 न्यूटन का, हमें पता है mg नीचे लग रहा होगा 100 न्यूटन का, 10 kg इसका मास है, तो है कि नहीं। अब मैंने लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया है तो इसकी लुढ़कने की टेंडेंसी राइट में है, तो नॉर्मल ने खुद को शिफ्ट करके कुछ यहाँ पहुंचा लिया होगा, मैं मान लेता हूँ, और यहाँ लगने लग जाता है नॉर्मल, कुछ डिस्टेंस x से ये शिफ्ट हो गया, है कि नहीं। जब तक नॉर्मल बैलेंस कर सकता है तब तक ऑब्जेक्ट घूमेगी नहीं, और एक फ्रिक्शन को लगना पड़ रहा होगा इस तरफ, जिसकी वैल्यू भी हम जानते हैं 10 न्यूटन ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रही है। तो अब बात आती है आपको ये बताना है कि कितने से वो शिफ्ट हुआ। तो आपको करना क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट टॉपल, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट टॉपल, तो आप ये कह सकते हो कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होना चाहिए, 0। अब बस मुझे ये बता दो हमें किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए। हमें ऑब्वियसली ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 आए, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 आए, तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे तो mg का टॉर्क गायब होगा सिर्फ, है कि नहीं। और अगर आप एज के अबाउट लिखोगे तो फ्रिक्शन का गायब होगा सिर्फ। तो आपको ये भी तो पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये ग्राउंड पे जो ग्रीन कलर का मैंने पॉइंट बनाया है, मैं अगर इसके अबाउट लिखूंगा तो mg का भी गायब हो जाएगा और फ्रिक्शन का भी गायब हो जाएगा। बात है आप लिख किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हो, ऐसा मैं कंस्ट्रेंट नहीं बता रहा हूँ। आप सेंटर के अबाउट लिखोगे उसके लिए बस आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि 10 आ जाएगी क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, कॉमन सेंस है। तो फिर तीनों का टॉर्क लिखो, फ्रिक्शन का, 10 न्यूटन का और नॉर्मल का, और इक्वल टू 0 कर दो। आप इस एज के अबाउट लिख सकते हो, तो फ्रिक्शन का नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी सभी फोर्सेस का लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है। अब मैं प्रिफर करता हूँ ऐसा पॉइंट ढूंढना जहां से ज्यादा फोर्सेस पास कर रहे हो ताकि उनका टॉर्क मुझे ना लिखना पड़े। तो मैंने ले लिया है सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसके बाद mg और फ्रिक्शन का गायब हो गया, बस मैं किसका लिखूंगा 10 न्यूटन का। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है O। तो टॉर्क अबाउट O अगर मैं लिखूं तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो क्यूब है ऑफ साइड 2 मीटर, तो ये हो गई 2, डायरेक्शन r क्रॉस f इंटू द प्लेन, प्लस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा n, मान लेते हैं वो x डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है, तो n इंटू एक्स, डायरेक्शन r क्रॉस f आउट ऑफ द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस कर दो, नीचे लग रहा है आपका mg 100, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल आपका कितना आ गया 100 न्यूटन। यहां से आपको मिल जाएगा 20,
should be equal to 100x and x should be 0.2 मीटर। बताओ कोई डाउट किसी को? हमने सिर्फ कंपोनेंट्स बनाए हैं और अब मैं सिर्फ नेट टॉर्क को क्या करने वाला हूँ, जीरो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं mg का तो गायब हो गया, फ्रिक्शन का भी गायब हो गया, नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा n इंटू एक्स, डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। समझ आ रहा है ना, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो r क्रॉस f आउट ऑफ द प्लेन। फिर हमें लिखना पड़ेगा इस 8 न्यूटन का, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 8 न्यूटन। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है 8 न्यूटन के लिए वो ये है 4 मीटर। तो प्लस 8 इंटू 4, आर क्रॉस एफ करोगे इंटू द प्लेन, प्लस ए के 6 न्यूटन के लिए भी लिखना होगा, ये लाइन है 6 न्यूटन की, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी 2 मीटर, तो 6 इंटू 2, और डायरेक्शन आप लिखोगे तो ये भी आ जाएगा इनटू द प्लेन, ये होना चाहिए 0। बात आती है नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो बैलेंस नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, बैलेंस फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल है, नीचे लगने वाला mg और 6 न्यूटन है, यानी कि 106 न्यूटन। उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आउट ऑफ द प्लेन को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ से nx ये इक्वल आपको मिल रहा है 32 प्लस 12 यानी कि 44 के, नॉर्मल आपको 106 मिल चुका है, इंटू एक्स, सॉल्व करने से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी भाई 44/106 मीटर। कोई डाउट किसी को? काफी लोगों ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है, बोलो भाई। बढ़ा देते हो, धीरे धीरे वो शिफ्ट कर करके अगर वो पहुंच जाता है कोने तक, उसके बाद अगर आप फोर्स को और बढ़ाते हो तो हम ये कह देते हैं द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टॉपलिंग, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टॉपलिंग, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट जस्ट लुढ़कना स्टार्ट कर देगी अगर आप फोर्स बढ़ाते रहे तो। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना दो अलग केस हैं, पहले केस में तो हो सकता है आपने कम फोर्स लगाया हो, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल कितनी दूरी से शिफ्ट हुआ होगा, और दूसरे केस में अगर वो ये बोल देते हैं कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टॉपलिंग या ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू टॉपल, इसका मतलब बेचारा नॉर्मल खिसक खिसक के एकदम कोने पे पहुंच चुका है और एकदम एंड पे वो लग रहा होगा। समझ आया कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, तो मान लो कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है ना, हमारे पास एक कोन है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, मान लेता हूं मैं सॉलिड कोन है, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मास इसका ले लेते हैं 10 kg, रेडियस ऑफ बेस ले लेते हैं 2 मीटर, और हाइट ले लेते हैं उसकी 3 मीटर। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो एकदम टॉप पे लगा रहा हूं। तो बात आती है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स so that object starts toppling, object starts toppling, वो लुढ़कना शुरू कर दे, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या होनी चाहिए? तो करने का तरीका वही है, mg तो हमेशा सेंटर पर ही लगता है, तो नीचे लग जाएगा भाई कितना 100 न्यूटन, और नॉर्मल क्योंकि ऑब्जेक्ट जस्ट टॉपल होने वाली है तो कहां पहुंच गया होगा, एकदम एज पर। समझ आती है बात? तो जस्ट इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट टॉपल होने वाली होगी, तो आप हमेशा क्या करो, नॉर्मल फाइंड करने की टेंशन भी नहीं रहेगी, बेटर होगा हमेशा इसी कोने के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दो, क्योंकि अभी टॉपल हुआ नहीं है, जस्ट टॉपल होने वाला है। तो टॉर्क अबाउट ओ अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा 100 इंटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस यानी कि 2 मीटर, आर क्रॉस एफ आउट ऑफ द प्लेन, प्लस एफ फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इस पॉइंट से
इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइट है, यानी कि 3 मीटर, और ये आ जाएगा इनटू द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। और फोर्स की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है 200/3 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो भाई। यानी अगर बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जस्ट टॉपल होने वाली है, तो हम क्या मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा एज पे जहां लग सकता है वहां पहुंच गया होगा। ठीक है। चलो एक सवाल करके बता दो जैसे। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है ना, और इसकी रेडियस मैं बोल देता हूँ 2 मीटर है, और इसकी हाइट मैं बोल देता हूँ 4 मीटर है। Okay, media will play softer. ओके, और मान लेते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया है। थोड़ा सा इंक्लाइंड फोर्स ही ले लेता हूं मैं। मान लो मैंने इस तरह से फोर्स लगाया है F। ठीक है ना, और ये एंगल ले लेता हूं मैं 53 डिग्री। मास ले लेते हैं 10 kg। तो क्वेश्चन है F मिनिमम सो दैट सिलेंडर स्टार्ट टॉपलिंग। ठीक है ना, ट्राई करो। चलो देखो, तो जस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या हुआ होगा, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके ऑब्वियसली एज पे आ गया होगा, और ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स ले सकता हूं मैं। एक आ जाएगा यहाँ पर 3F/5, और एक आ जाएगा नीचे 4F/5। तो अगर आप नॉर्मल निकालने चलोगे तो फालतू आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है। मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क को बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उससे 4F/5 का गायब हो जाएगा, नॉर्मल का गायब हो जाएगा, सिर्फ किसका बचेगा 3F/5 और 100 का। तो हम कह सकते हैं 100 इंटू ये डिस्टेंस रेडियस जो कि है 2 मीटर, R क्रॉस F आउट ऑफ द प्लेन, प्लस 3F/5 इंटू हाइट 4 मीटर इनटू द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। ठीक है ना, यहां से आपको कितना मिल जाएगा 250/3। ये हमारा आंसर है। क्लियर है क्या? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लैंक रखा हुआ है सरफेस पर, और उसके ऊपर रखा हुआ है एक हॉलो कोन। अब यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी दिमाग की। हॉलो कोन, हॉलो कोन का मास आपको दिया गया है 10 kg। ठीक है ना, और हाइट दी गई है मान लो 6 मीटर, रेडियस दी गई है आपको 2 मीटर। ठीक है, अचानक से हम क्या करते हैं, प्लैंक को एक एक्सेलरेशन दे देते हैं a। ठीक है, प्लैंक को मैंने एक्सेलरेशन दे दिया है a। तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a so the cone topples, so the cone topples, और ये दिया हुआ है द कोन डज नॉट स्लाइड, द कोन डज नॉट स्लाइड, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। लुढ़कने के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन कितना देना चाहिए, ऐसा इमेजिन करो, अगर आप प्लैंक को अचानक से राइट में झटका देते हो तो कोन लुढ़क जाता है ना पीछे की तरफ। तो वही सीन इमेजिन करो और बताओ।
चलो देखो, तो ये तो सबको क्लिक कर जाना चाहिए कि स्यूडो फोर्स की कुछ ना कुछ बात होगी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ लुढ़कने वाली है, तो नॉर्मल शिफ्ट होके इस कोने पे पहुंच गया होगा। अच्छा, mg नीचे लग ही रहा है जो 100 न्यूटन है, और एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू होगी m इंटू ए, ठीक है ना, m इंटू ए। यहाँ मास हमें दिया गया है कितना है, 10 kg, एक्सेलरेशन a मान लूं तो 10a जो है लग रहा होगा पीछे की तरफ। बात समझ आई? और कौन सा फोर्स लगेगा, बस नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग ही रहा होगा कहीं ना कहीं, पर उसकी हमें चिंता नहीं है, और एक लग रहा है स्यूडो फोर्स। अब बात है किस पॉइंट के अबाउट हम बैलेंस करें, तो मैं ले लेता हूं ये पॉइंट, और मैं नेट टॉर्क बैलेंस कर देता हूं अबाउट ओ। तो ओ के अबाउट अगर आप mg का टॉर्क लिखोगे तो वो तो आ जाएगा 100 इंटू ये जो डिस्टेंस है जो कि रेडियस के इक्वल होगी 2 मीटर, आर क्रॉस एफ इंटू द प्लेन, प्लस 10a जो कि स्यूडो फोर्स है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम द बेस होती है h/3 हॉलो कोन के लिए। हाइट आपको दी गई है 6 मीटर, तो h/3 हो जाएगा 2, ये आएगा आउट ऑफ द प्लेन शुड बी 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी 200/20, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एक गलती जो लोग करते हैं वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस गलत ले लेते हैं, तो आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बिल्कुल सही लेनी होगी, जो कि कितनी होती है, h/3। अरे बात समझ आई क्या, बोलो कोई डाउट है तो। क्वेश्चन है a cylinder of radius r and height h moves in a horizontal circular track, horizontal circular track of radius 5r, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर so that it does not topple, it does not topple। क्वेश्चन समझ आया क्या सभी को? एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, और उसके अंदर एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, जैसे गोल गोल घूम रहा होगा, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या रखी जाए ताकि वो लुढ़क ना जाए। जैसे इमेजिन करो वाटर बॉटल एक टर्न टेबल पे रखी है, ऐसी टेबल जो घूम सकती है, तो टेबल को अगर आप गोल गोल घुमाना शुरू करोगे तो एक समय के बाद आपकी जो बॉटल है वो टॉपल करके बाहर की तरफ फिक जाएगी। तो वही वैल्यू हमें बतानी है, ट्राई करो, ठीक है ना। ये जो 5r डिस्टेंस दी गई है, ये कहाँ से दी गई है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से सिलेंडर के, ये याद रखना, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं, वरना गलत आंसर आ सकता है। जहां से सिलेंडर जस्ट स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने दी है 5r, ठीक है। चलो ट्राई करो। एक चीज और देनी पड़ेगी इसमें, मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, वेलोसिटी भी v दी गई है जो कांस्टेंट है सिलेंडर की, ठीक है ना। हाँ भाई, तो इस केस में क्या होगा, अब फिर से आपके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हो जाएगा mv स्क्वायर बाय,
अब सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस में घूम रहा है तो वो आप देख सकते हो, 5r तो यहां तक थी और ये एडिशनल r है यानी कि 6r है कि नहीं। mg यहाँ पे लगी रहा होगा हमारा नीचे, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच गया होगा, एंड पे। तो फिर से मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क को बैलेंस कर देता हूं, तो वो आएगा हमारे पास mg इंटू आर, mg का टॉर्क ये डिस्टेंस, r क्रॉस f आउट ऑफ द प्लेन प्लस mv स्क्वायर बाय 6r इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर सिलेंडर की हाइट h रखी जाती है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी आपकी h/2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा h/2 इंटू द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। और h की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, m से m कट जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 12r स्क्वायर बाय 12r स्क्वायर g बाय v स्क्वायर। तो ये मिनिमम हाइट आपको रखनी पड़ेगी ताकि सिलेंडर क्या हो जाए, टॉपल होने लग जाए, या ये वो मैक्सिमम हाइट है जिसपे कि सिलेंडर टॉपल नहीं होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट टाइप है कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। अभी तक हमने स्लाइडिंग को पिक्चर में लिया नहीं, पर कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि हम अगर इतना फोर्स लगाएं तो बताओ ऑब्जेक्ट पहले स्लाइड होगी या पहले टॉपल होगी। ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूं ये हाइट जो है h है, और यहां से मैंने लगा दिया है एक फोर्स। तो आप क्या करते हो, स्टेप 1 जो आपका होगा वो हो जाएगा कैलकुलेट एफ मिनिमम फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग। आप स्लाइड करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए ये निकाल लो, और टॉपल करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए ये निकाल दो, और स्टेप 2 में क्या कर लो, सिंपली कंपेयर द फोर्सेस। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है, एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्यूब ले लेते हैं, यह है क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर, और यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। क्वेश्चन है इफ एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0, डज द ऑब्जेक्ट स्लाइड फर्स्ट और टॉपल फर्स्ट। ठीक है ना, पहले क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे दे दिया गया है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्वियसली स्लाइडिंग की बात आएगी तो आपको म्यू भी दिया जाएगा, मैं ले लेता हूं म्यू की वैल्यू है 0.5। तो मैं क्या करूंगा, दोनों केसेस को एक एक करके सॉल्व कर लूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले मैं ले लेता हूं फॉर स्लाइडिंग के लिए क्या सिचुएशन होगी। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे दिया गया है मान लो 10 kg। ठीक है ना, यहां से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, mg नीचे लगी रहा होगा 100 न्यूटन। अगर इसे स्लाइड करवाना है तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ही। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू एस इंटू एन। म्यू एस हमें पता है 0.5 दिया गया है, नॉर्मल रिएक्शन 100 है यानी कि 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो लग सकता है 50 न्यूटन। तो फॉर स्लाइडिंग में क्या कह सकता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना है तो F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 न्यूटन। बात समझ आई क्या, सिंपल सा एनएलएम का प्रॉब्लम था ये, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला और उतना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। सिमिलरली मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि टॉपलिंग के लिए क्या होगा, फॉर टॉपलिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो,
अगर जस्ट ऑब्जेक्ट टॉपल करने वाली है तो आपका नॉर्मल शिफ्ट करके यहाँ आ गया होगा, mg आपका यहाँ लग ही रहा है 100, फ्रिक्शन यहाँ से पास कर रहा है, तो बेटर होगा कि आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दो। नॉर्मल गायब, फ्रिक्शन गायब, तो टॉर्क अबाउट ओ अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा F इंटू ये डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर, ये आ जाएगा इंटू द प्लेन प्लस mg 100 इंटू ये डिस्टेंस, ये हमारे पास 1 मीटर, और ये आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, ये होना चाहिए 0। F की वैल्यू यहां से आ जाती है क्या, यहां से F की वैल्यू आ जाती है 50 न्यूटन। तो ये बड़ा ही कोइंसिडेंस आ गया है, ऐसा होता नहीं है, मेरा डेटा अजीब सा सेट हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्लाइडिंग के लिए भी मिनिमम, सॉरी टॉपलिंग के लिए भी मिनिमम फोर्स क्या आया है 50 न्यूटन। तो फॉर टॉपलिंग F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 न्यूटन। यानी ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो सिचुएशन मैंने चूज की थी उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट, आप चाहे कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड एंड टॉपल एट द सेम टाइम। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स sliding and toppling together at 50 न्यूटन। बात समझ आई? अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आती तो आप देख लेते, जिसके लिए कम फोर्स चाहिए वो चीज पहले होने लग जाएगी। कोई डाउट किसी को? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो आपका एनएलएम का क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने एक कोन रख दिया एक ट्रक के ऊपर और मैं पूछ रहा हूँ मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो ताकि वो स्लाइड करना शुरू कर दे। और दूसरा पार्ट है ए मिनिमम फॉर कोन टू स्टार्ट टॉपलिंग। अगर हम चाहते हैं कि कोन टॉपल करना शुरू कर दे तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ट्राई करो। चलो देखो, तो पहले मैं देख लेता हूं स्लाइडिंग के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम कोन को स्लाइड कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर यहां पे लगेगा स्यूडो फोर्स ma, और वो बेसिकली ज्यादा हो जाना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि ma मस्ट बी ग्रेटर देन F मैक्स। मास आपको दिया गया है 10 kg a, मस्ट बी ग्रेटर देन, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू mg, तो म्यू mg यानी 10a शुड बी ग्रेटर देन म्यू आपको दिया गया है 0.4, मास है 10 kg, g है 10, तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्लाइड करवाना है तो मिनिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। साथ ही में अगर हम टॉपलिंग की बात करें, तो टॉपलिंग के लिए देखो क्या सिचुएशन होगी। फिर से नॉर्मल उछल के यहाँ पे आ गया होगा, फ्रिक्शन इसी कोने से पास कर रहा होगा, mg नीचे लगेगा ही 100 न्यूटन, और एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 kg है इसलिए 10a, और उसकी हाइट यहां से बेस से जो होगी सॉलिड कोन के लिए वो आती है h/4 यानी कि 2 मीटर। तो मैं इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दूंगा। टॉर्क अबाउट O की बात की जाए तो कितना आएगा वो हमें पता है, नॉर्मल का और फ्रिक्शन का टॉर्क गायब हो जाएगा, 10a इंटू डिस्टेंस 2 मीटर h/4 जो कि है r क्रॉस f आउट ऑफ द प्लेन प्लस mg 100 इंटू रेडियस 2 मीटर इंटू द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। समझ आया? बोलो भाई। है ना, ये हो जाना चाहिए 0। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जब आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा तब ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, टॉपल होगी। अरे बात समझ आती है कि नहीं, बोलो भाई। तो अगर हम ये कह देते कि इफ
इफ एक्सेलरेशन वाज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे अगर आप बढ़ाते तो क्या पहले होता? ऑब्जेक्ट वुड स्लाइड फर्स्ट एंड देन टॉपल, फिर टॉपल होती। ठीक है ना? बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा पे स्लाइडिंग शुरू हो जाती, और 4 से लेके 10 तक स्लाइडिंग होती रहती, और फिर 10 के बाद टॉपलिंग भी स्टार्ट हो जाती और स्लाइडिंग तो होती ही रहती। अरे बात समझ आई क्या? बोलो भाई। तो बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग, जिसमें कि हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट खुद को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नॉर्मल को अपनी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट करके एज की तरफ भेजना शुरू कर देती है। इन एक्सट्रीम केस ऑफ टॉपलिंग, जब टॉपलिंग जस्ट शुरू होने वाली है या टॉपलिंग शुरू हो गई है, उस समय पे नॉर्मल एकदम एज के ऊपर लग रहा होता है। तो अगर जस्ट टॉपलिंग वाला केस है तो उसी पॉइंट के अबाउट, बेस के अबाउट, आप क्या करते हो? नेट टॉर्क को बैलेंस कर देते हो। क्लियर है? तो बस यहीं पे हम क्या कर देंगे? एंड कर देंगे।